सीक्रेट मेंटल टेक्निक्स क्लब 7 में आप सभी का स्वागत है। अवचेतन मन के धोखे। डॉक्टर, अवचेतन मन के सबसे शक्तिशाली तंत्रों में से एक यह है कि यह हमारे अंदर परिवर्तन के प्रति अस्वीकृति और भय उत्पन्न करता है, जिससे हमारे सचेत मन की क्षमता का विकास सीमित हो जाता है। यह प्रतिरोध हमें यह पहचानने से रोकता है कि मानव विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। इसके बिना हम आज भी आदिम अवस्था में जी रहे होते। हाँ कार्ला, ध्यान दो कि तर्क यह अवचेतन मन जो कहता है उसके विरुद्ध जाता है। अवचेतन मन यह किसी भी संभावित परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है, पर तर्क है बदलाव को आजमाओ। अगर तुम इसे आजमाते हो और यह काम करता है तो इसे रहने दो, अगर काम नहीं करता तो वापस लौट जाओ। जबकि यदि तुम परिवर्तन नहीं करते हो तो तुम वास्तव में एक परिवर्तन करने के अवसर से चूक जाते हो। बिल्कुल डॉक्टर, इतिहास से पता चलता है कि संगीत और हाल ही में सिनेमा गहरे परिवर्तनों के उत्प्रेरक रहे हैं, जिन्होंने हमारे विकास को आगे बढ़ाया है। लेकिन अवचेतन मन अक्सर इन तरक्कियों में हेरफेर करता है, जिससे हम उनका उपयोग ठीक से नहीं कर पाते या उल्टा ही कर देते हैं। हाँ, हम सचमुच एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ परिवर्तन लगभग लगातार हो रहा है और हमें अवचेतन मन की इस रणनीति को खत्म करना होगा। अब हमें अपने अवचेतन मन को यह समझाने की आवश्यकता है कि संपूर्ण जीव के हित के लिए हमें वे परिवर्तन अवश्य अपनाने चाहिए जो यह हमसे करने को कह रहा है। यह जो इसे बढ़ावा दे रहा है, यह वही सचेत मन है। यह प्रतिद्वंद्विता अभी भी जारी है। अब समय है कि अवचेतन मन को यह सब समझना होगा, उसे कारोबार सौंप दे। यह सचेत मन की बात है। यह एक पिता की तरह है ना, जो नहीं चाहता कि बेटा, जिसने स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है, सालों से व्यवसाय में काम कर रहा है, खुद को साबित भी कर चुका है, फिर भी पिता उसे व्यवसाय नहीं सौंपना चाहता। यह कठिन है। एक पिता होने के नाते मैं यह पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए जब आप कहें, सुनो, अगर मेरा बेटा कारोबार संभालता है तो शायद वह इसे बढ़ाएगा और ज़्यादा कारोबार आएगा और मेरे पास पहले से भी ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी। सर, और हम फिर वहीं आ जाते हैं। ये डर है जो अवचेतन मन पिता के मन में डालता है परिवर्तन को लेकर। परिवर्तन जो विकास रोके। एक स्पष्ट उदाहरण है डॉक्टर, हम कैसे कामुकता समझते हैं। हम अक्सर नई प्रथाओं या यौन स्थितियों को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि खुशी बढ़ाई जा सके और प्यार को और मजबूत किया जा सके, लेकिन हम यह नहीं समझते कि असली अंतर शारीरिक खुशी और आध्यात्मिक खुशी के बीच होता है। आध्यात्मिक, हम भूल जाते हैं कि प्यार सिर्फ इच्छा से नहीं बल्कि मुख्य रूप से प्रशंसा से पैदा होता है। जोड़े में आपसी प्रशंसा के साथ साथ वह प्रशंसा जो हर व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है ना? यही तो बड़ा अंतर है। यही वह परिवर्तन है जिसे हमें करने की ज़रूरत है। जो अवचेतन मन का राज्य चलता रहे और अपने सुख की असीमित खोज है ना, जो हमें कहीं नहीं ले गई बल्कि इसने हमें कई मामलों में पीछे कर दिया है। और सचेत मन जो उच्च नैतिकता के साथ आता है, प्रेम पर, आध्यात्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आता है। और यह हमें बहुत 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 भ्रमित करता है डॉक्टर। हाँ। लंबे रिश्तों में जब कोई सोचता है कि प्यार खत्म हो गया है तो ऐसा नहीं होता है।
शायद अवचेतन मन को महसूस न होने के कारण। शक्ति की एक अतृप्त लालसा, क्या यह आपको ऐसे गलत निष्कर्षों की ओर ले जाती है ना? सही। और मैं तो यह कहूँगी, मैंने अपने लिए एक ऐसी कहावत बना रखी है कि हर एक दिन रविवार नहीं हो सकता है, सैम। लेकिन वे सोमवार भी नहीं होंगे। हाँ, यह बहुत ही बढ़िया है। यह एक बहुत अच्छी कहावत है डॉक्टर। डॉक्टर, यह बहुत ही शानदार वाक्य है। यह एक बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर। डॉक्टर, प्यार ही अंतरंगता को अर्थ देता है। प्यार यौन क्रियाओं को जन्म नहीं देता, बल्कि प्यार ही है जो एक पूर्ण और संतोषजनक यौन अनुभव का आधार बनता है। सच्चा आनंद केवल शारीरिक सुख के कुछ क्षणों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक एकता में परिवर्तित होता है, जो हमें यौन अनुभव के प्रत्येक सेकंड का पूर्ण रूप से आनंद लेने में सक्षम बनाता है। बिना प्यार के यौन क्रिया केवल एक। यह आनंद का एक मति भ्रम बन जाता है, एक मादक पदार्थ के समान, अवचेतन मन की एक कृत्रिम रचना जो निर्भरता और शून्यता उत्पन्न करती है। इसे जांचना बहुत आसान है ना कार्ला? हम पुरुषों के तौर पर, मैं आपको एक पुरुष के तौर पर बता सकता हूँ, एक महिला के तौर पर नहीं जानती, पर हम पुरुषों के लिए यदि आप 15 सेकंड के शारीरिक आनंद की तलाश में हैं, तो यौन क्रिया आपको जल्दी थका देगी। लेकिन अगर आपको अपने साथी के लिए प्यार महसूस होता है, तो यौन क्रिया का हर एक क्षण अनंत हो जाता है, कभी न खत्म होने वाला आनंद बन जाता है। यही तो पूरा अंतर है। यही वह जगह है जहां आप कहते हैं, अरे मैं जिंदगी भर अवचेतन मन का उपयोग कैसे करता रहा, मैं खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता रहा हूं। आप इसे सेक्स में जांच सकते हैं इसका उपयोग करके। मैं पत्नी के साथ प्यार के लिए सचेत मन का उपयोग करता हूं, हर पल अविश्वसनीय बन जाता है। जिन आखिरी 15 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, वह तो बस सोने पर सुहागा है। मैं सहमत हूँ डॉक्टर। यह एक बहुत ही संकरा और खतरनाक रास्ता है, जहाँ हम या तो अवचेतन मन से चलते हैं या सचेत मन से, और यहीं पर सारा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर। अवचेतन मन डॉक्टर, यह हमें तुरंत मिलने वाले, क्षणिक और बार बार दोहराए जाने वाले सुख के वादे से धोखा देने की कोशिश करता है। वास्तविक सुख को स्वयं में नहीं खोजना चाहिए, न ही तकनीकों के माध्यम से इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि यह प्यार के विकास के अनुपात में स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। जब बिना प्यार के यौन आनंद का पीछा किया जाता है, तो आकर्षण और विकर्षण के नियम अंततः कनेक्शन को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि सुख केवल शारीरिक कौशल के दम पर ही कायम नहीं रह सकता। डॉक्टर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अवचेतन की एक और रणनीति है कि वह सार्वभौमिक नियमों को महत्व नहीं देता, परंतु हमें सार्वभौमिक नियमों को अत्यंत सर्वोच्च महत्व देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस चश्मे को पकड़े रखना छोड़ देता हूँ, तो यह ज़मीन पर गिर जाएगा और टूट जाएगा, है ना? ये ऐसे नियम हैं जो कभी विफल नहीं होते हैं। उसी प्रकार आकर्षण और विकर्षण का नियम सदैव ही स्वचालित रूप से कार्य करना चाहिए। ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी यौन सुख में ही व्यतीत करते। यह एक बहुत बड़ा सुख है, लेकिन इसी कारण से आकर्षण और विकर्षण के नियम मौजूद हैं और हमें उनका उपयोग करना चाहिए, अवचेतन मन की बजाय सचेत मन से। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन सिर्फ सुख चाहता है। सचेत मन यह कहता है, नहीं, तुम्हें एक साथी की आवश्यकता है, तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है, तुम दोनों को एक टीम के रूप में मिलकर प्रयास करना होगा।
हार मत मानो, एक दूसरे का समर्थन करो। यही है सफलता और असफलता के बीच का बड़ा अंतर। सचेत मन का उपयोग और अवचेतन मन का उपयोग। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, अवचेतन मन का सबसे बड़ा भ्रम सचेत मन के प्रभावी उपयोग में हेरफेर करना है। इसका एक रोजमर्रा का उदाहरण हमें गाड़ी चलाते समय मिलता है। शुरुआत में हम अपना 100% सचेत ध्यान लगाते हैं, परंतु बहुत ही शीघ्र एकाग्रता गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी और बाहरी विचारों के बीच बढ़ जाती है, जो अक्सर यौन संबंधी होते हैं, जिससे हर गतिविधि में हमारे सचेत मन की प्रभावशीलता तत्काल आधी रह जाती है। प्रत्येक गतिविधि में अगर हम इसमें संगीत, समाचार या अन्य ध्यान भंग करने वाली चीजें जोड़ दें, तो सचेत मन और भी ज्यादा खंडित हो जाता है, जिससे उसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता 1/3 से भी कम प्रभावशाली रह जाती है। तारला, बांटो और राज करो की यह रणनीति अवचेतन मन ने सैकड़ों हजारों साल पहले ही विकसित कर ली थी। यह उसके द्वारा ही विकसित की गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि यह अवचेतन मन को लगातार हावी रहने का अवसर देता है। यदि अवचेतन मन की क्षमता 50 गुना या उससे अधिक है और सचेत मन उसकी 2 गुनी या उससे भी अधिक क्षमता रखता है, फिर अवचेतन मन को बस इतना करना है कि वह एक ही समय में उसे विभिन्न मुद्दों में विभाजित कर दे। और जैसे ही वह उसे एक साथ 3 अलग अलग कामों में विभाजित करता है, सचेत मन की शक्ति घटकर 30 रह जाती है और अवचेतन मन अपनी 50 की शक्ति के साथ पूरे शरीर पर अभी भी सर्वोच्चता बनाए रखता है। हमारा अवचेतन मन प्रतिदिन 87,000 सेकंड तक ऐसा ही करता है। यह है असली मुद्दा। असल में यही वह चीज है जो गुप्त मानसिक तकनीकों का मुख्य विषय है, एकाग्रता बनाए रखना। सचेत मन की स्थिरता को हमेशा एक ही मुद्दे पर केंद्रित रखना बहुत आवश्यक है, और वह भी हमेशा एक ही समय पर। और जरा इसकी विडंबना पर भी ध्यान दें। एक बार जब आप गुप्त मानसिक तकनीकों का उपयोग करना शुरू करते हैं तो सचेत मन की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन 100 से बढ़कर 1000 हो जाती है। तो अब सचेत मन को एक साथ विभाजित किया जा सकता है ना? क्यों? क्योंकि अब इसका 2 मामलों में विभाजन 500 और 500 का हो जाता है। अवचेतन मन 50 पर ही रहता है, लेकिन पहले अभ्यास करना आवश्यक है और सचेत मन की उस क्षमता को बढ़ाना होगा। डॉक्टर, हाँ, यह उन व्यायामों का हिस्सा है जिन्हें हमें लागू करना है। डॉक्टर, जीवन जीने का यह ढंग जो हमारे सचेत मन के निरंतर विभाजन से बना है, हमारे अवचेतन मन को अधिक शक्तिशाली बनाता है और अंततः यह सचेत मन पर हावी हो जाता है। योग हमारे लिए अपने सचेत मन की सर्वोच्चता को फिर से प्राप्त करना अब और भी अधिक कठिन हो जाता है। हालांकि यह लगभग असंभव लगता है। अनुशासन और गुप्त मानसिक तकनीकों के प्रयोग से जब हम कम से कम उम्मीद करते हैं, तब तक हम अपने सचेत मन का नेतृत्व फिर से स्थापित कर चुके होते हैं। कार्ला, तुम सही हो। अवचेतन मन का यह शासन कई मनुष्यों के लिए पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन हम सभी को, इस ग्रह के सभी निवासियों को सभी देशों में इसे प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि
सभी मनुष्यों के बीच एक मजबूत कनेक्शन या संबंध मौजूद है। जैसे सभी इंसानों के मूल मन के बीच एक जुड़ाव होता है, हमें इस ग्रह के सभी सचेत मन के बीच एक गहरा जुड़ाव स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि वह घटित हो सके, जिसे मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था। सामूहिक मन। सामूहिक मन। और यह अब सिर्फ अवचेतन मन न हो बल्कि पूरी तरह से चेतना हो। जब कोई वैज्ञानिक के पास जाता है तो वह आपको सचेत मन का उपयोग करने के लिए कहता है, नहीं तो आप उसकी बातें समझ नहीं पाएंगे। यह गुप्त मानसिक तकनीकों की तरह है। मुझे याद है कि लोग कहते थे, पहले कुछ कार्यक्रमों में मुझे कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद वे कहते थे, अब मुझे समझ आने लगा है। और बस यही है कि सचेत मन दूसरे व्यक्ति को सचेत मन का उपयोग करने में मदद करता है। हाँ, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते समय आपको बहुत सचेत मन रखना होगा क्योंकि आपके सामने जो जिम्मेदारी है। उनके सभी सहायक, नर्सें और सब सचेत मन से कहने लगते हैं, डॉक्टर क्या मैं मदद करूं? यह सही है डॉक्टर, यह बिल्कुल सही है। अवचेतन मन एक चतुर रणनीतिकार की भांति हम पर बांटो और शासन करो की रणनीति का प्रयोग करता रहा है। इस तरह यह अपने प्रभुत्व को बनाए रखता है और विकासवादी प्रक्रियाओं के विकास तथा उनके अनुप्रयोग को भी नियंत्रित करता है। यह जीवित रहने की प्रवृत्ति की वजह से है। सचेत मन के सामने अपनी सर्वोच्चता की रक्षा करना। हाँ कार्ला, और अवचेतन मन ने बड़ी चालाकी से हमारे भीतर के सबसे शक्तिशाली जानवर का इस्तेमाल किया है, जो भय का जानवर है। और यही कारण है कि परिवर्तन से डर लगता है। यह उपयोग करता है, वह अलग अलग तरीकों से और बहुत ही शानदार ढंग से करता है। वे सालों से साथ ही तो रह रहे हैं, है ना? अरबों सालों से डर का जानवर हमारे अवचेतन मन में रहता आया है। यह डर, जो हमारी विकासवादी प्रक्रिया के एक ऐसे चरण में बहुत लाभकारी था जिसे हम लाखों वर्ष पहले ही पीछे छोड़ आए हैं, अब भी हमारे साथ है। अब तो डर केवल बहुत ही कम चीज़ों के लिए ही काम आता है, और यह अजीब बात तो यह है कि हम इसका सबसे बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना? डर का उपयोग खराब निवेश करने से बचने के लिए और उचित निर्णय लेने के लिए होना चाहिए। चोरी न करें और इसी तरह से। और अवचेतन मन ने उस जानवर का उपयोग करने का काम किया है ताकि गलत तरीके से। इसीलिए यह एक जानवर है। जब हम शुरू करते हैं, डर का जब लाभप्रद तरीके से उपयोग किया जाता है तो वह एक जानवर नहीं रहता, बल्कि एक शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, एक महान शक्ति बन जाता है। जैसे कि इस हिस्से को समझने में हमारी क्या मदद करेगा डॉक्टर? उदाहरण के लिए, यह हमें वित्तीय निवेशों में सतर्क करेगा। अगर बैंक मुझे 6% दे रहा है और कोई दूसरी कंपनी मुझे 10% का प्रस्ताव दे रही है, तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि यह एक धोखाधड़ी है ना? क्योंकि अगर बैंक को मुझे 6% देने में मुश्किल हो रही है, तो कोई दूसरी कंपनी मुझे आसानी से 10 या 12% कैसे दे सकती है? यह तो पूरी तरह से बकवास है। यह एक बड़ा धोखा है। इस तरह की बातें होती हैं। और दूसरी बात मर्फी का नियम है। मर्फी का नियम एक और नियम है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। मर्फी का नियम है, जब आप कहते हैं, अरे अगर ऐसा हो गया तो, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, यही मर्फी का नियम है, वही होगा। तो हमेशा, नहीं मैं कार बीमा नहीं खरीदता, टक्कर हो जाती है, सुनो मैं अपने भाई से कार मांगता हूँ, वैसे भी कुछ नहीं होता और टक्कर होती है। डॉक्टर, क्या यह बस एक संयोग है या यह कोई? हाँ, ये सार्वभौमिक नियम हैं। ये ऐसे सार्वभौमिक नियम हैं जो इस प्रकार हैं। तुम डर का उपयोग करना सीखो।
एक शक्ति के रूप में, न कि एक जानवर के रूप में। वहाँ हम डर को नज़रअंदाज नहीं करते, ऐसा नहीं होता। वहीं ब्रह्मांड कहता है ऐसे नहीं डर का उपयोग करो, तुम्हें डर का उपयोग करना है। और निवेश करते समय वहाँ तुम्हें डर का उपयोग करना होगा, है ना? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि डॉक्टर, कुछ निश्चित पहलुओं में हमारा अवचेतन मन भी काफी हद तक सही हो सकता है, क्योंकि अपने अनुभव की कमी के कारण सचेत मन पूरे शरीर को खतरे में डाल सकता है और उसे जोखिम में डाल सकता है। इसलिए हमारे अपने अस्तित्व के विकासवादी पथ पर आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सचेत मन की प्रभावशीलता को पहले मजबूत करें, इससे पहले कि हम उसकी सर्वोच्चता को उस पर थोपें। जिससे उसकी प्रभावशीलता पूरी तरह से विकसित हो सके। केवल इसी तरह हम स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन का नेतृत्व संभाल सकते हैं। हम अपने अवचेतन मन के बीच विनाशकारी संघर्षों से बच सकते हैं और उन्हें हम पर अपनी सीमाएं थोपने से रोक सकते हैं, ताकि हमें और भी अधिक समस्याग्रस्त जीवन की ओर जाने से बचाया जा सके। डॉक्टर, इस पर आपकी क्या राय है? यह वही उदाहरण है जिसका हमने जिक्र किया था, है ना? बेटा और पिता आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे व्यापार को नुकसान होता है और अन्य कर्मचारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। देखा जाए तो कुछ हद तक पिता सही ही हैं, है ना? क्योंकि बेटे के पास अनुभव की कमी है, लेकिन वे एक ऐसी स्थिति में फंस रहे हैं जिसे अमेरिकी कैच 22 कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि पिता बेटे को बागडोर नहीं सौंपते और इसलिए उसके पास अनुभव नहीं है, है ना? तो उसे कभी भी वह अनुभव प्राप्त नहीं होगा यदि वह बागडोर अपने हाथ में नहीं लेता है और पिता तथा पुत्र व्यापार के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अच्छा है उसे जाने दो, उसे तैयार होने दो। और मानसिक तकनीकों में हमने यही किया। हमने सचेत मन को मजबूत करने से शुरुआत की। अब सचेत मन तैयार है, शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन उसे कारोबार सौंप दो ताकि उसे अनुभव मिले और वह बेहतर तैयार हो। वैसे भी तुम उसकी मदद के लिए वहाँ रहोगे। वहाँ अवचेतन मन सचेत मन का समर्थन करने के लिए है। मैंने सबसे पहले अपने अवचेतन मन और अपने उप अवचेतन मन से क्षमा याचना करके इन तकनीकों का आरंभ किया, क्योंकि मैंने उन्हें अपने पूरे जीवन भर उपेक्षित रखा था और ठीक यही हमने किया है। हम अपने मन को नज़रअंदाज करते हैं। हमने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार हैं और इसकी वजह से उन्होंने मेरे सचेत मन को थोड़ी शांति प्रदान की और उसे विकसित होने दिया और इसके बाद वे बहुत शालीनता से उन्होंने मेरे सचेत मन को सर्वोच्चता दी और हर तरीके से उसका समर्थन किया। उन्होंने इसे कई कठिन परीक्षाओं से भी गुजारा, लेकिन यह तो इस पूरी यात्रा का एक हिस्सा है। यह सफ़र का हिस्सा है और स्वर्ग तक जाने का एकमात्र रास्ता नरक से होकर ही जाता है। हाँ डॉक्टर, यह आसान नहीं था।